हेलो दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, आईएएस। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे। तो एक बार फिर से हम यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को लेकर आपके सामने आ गए हैं और सबको पता है कि यूपीएससी की प्रीलिम्स जो है वो अक्टूबर के 4 तारीख को होना है। 4 अक्टूबर की तैयारी आप लोगों ने लगभग कर ली होगी। अब रिवीजन लेवल पे आप लोग चल रहे होंगे और रिवीजन अच्छी चल रही होगी। इसके बीच में जो फाइनल आपकी टच देनी है और प्रीलिम्स के रैपअप के लिए फाइनल टच देने के लिए और प्रीलिम्स को कैसे आपको क्रैक करना है, उस टिप्स के साथ आपके सामने हम आ गए हैं और उम्मीद है यह लाइव आप लोगों के लिए प्रीलिम्स क्लियर करने में काफ़ी सहायक साबित होगा। तो चलते हैं एक एक करके, चूँकि आपके प्रश्न तेज़ी के साथ आएंगे उससे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्रीलिम्स को किस तरह से क्लियर करना है। सिलेबस के बारे में पहले ही सेशन में मैं बता चुका हूं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है और निगेटिव मार्किंग है। तो बहुत जल्दी आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जीएस का होता है। जीएस में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 200 मार्क्स का होता है, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए केवल और केवल आपको जीएस के पेपर को ही क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि सेकेंड पेपर जो है वो सीसेट का है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सीसेट में केवल आपको क्वालिफाई करना पड़ता है और इसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स होता है। दोनों ही पेपर में 1/3 कट किए जाते हैं। एक भी अगर रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके कट होंगे, यानी कि जीएस फर्स्ट पेपर में 0.633%, जबकि पेपर सेकेंड में 0.833% आपके मार्क्स जो है कट जाते हैं। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और किस पोर्शन को छोड़ा जा सकता है, किस तरह के प्रश्नों को पहले अटैम्प्ट करना है, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर जीएस है, उसके लिए क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। देखिए, कम से कम आपको 85 से 90 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड कहने का मतलब है कि 1 to 100 क्वेश्चंस को जब आप अटैम्प्ट करते हैं तो एट लीस्ट 50 क्वेश्चंस आपके अटैम्प्ट होने चाहिए। फर्स्ट राउंड में हम हमेशा जो कंफर्म आंसर होते हैं उसको हम अटैम्प्ट करते हैं और उसी समय जो हमें लगता है कि 50% तक हम जिस क्वेश्चंस पे पहुँचे हैं आंसर पे, उसको हम राउंड करके आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, ताकि जब सेकेंड राउंड हम स्टार्ट करते हैं तो जो राउंड किया गया है उसी क्वेश्चंस पे हम फोकस करते हैं, उसको सोल्व करते हैं और फिर आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपका डिफ़िकल्ट आ जाता है और उसके लिए अगर आप समय ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरे जो ईजी क्वेश्चंस आगे का होगा वो इफ़ेक्ट करता है। एक और है कि आपके 4 जो ग्रुप होते हैं क्वेश्चंस के, उसमें कई बार होता है कि कोई खास ग्रुप में पहले 7, 8, 9 क्वेश्चन तक काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वैसे में उस ग्रुप से रिजल्ट भी कम हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि पहले ही जब 5-6 क्वेश्चंस आप नहीं सोल्व कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप डरने लगते हैं कि शायद अब तो प्रीलिम्स जो है हमारे हाथ से निकल चुका है। बट 8-9 क्वेश्चंस के बाद आप जब देखते हैं तो आपके पास क्वेश्चंस की सोल्व करने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। उसके रीज़न भी मैं बताना चाहता हूँ। उसके मुख्य रीज़न यही होता है कि तब जो है आपको केवल सोल्व करने के लिए आपके पास जो समय होता है वो पर्याप्त होता है, और यदि उस क्वेश्चन को छोड़ के निकल जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस सभी का मार्क्स जो है 2 मार्क्स का है। यदि आप कुछ खास क्वेश्चंस के चलते अगर अपना टाइम को कंज्यूम करते हैं, और पीटी के लिए यह बहुत ही डेंजर थिंग होती है, तो आप जब भी क्वेश्चंस को सोल्व करें तो सभी को इक्वली मान के चले। टफ क्वेश्चंस को छोड़ना पड़ेगा। अगर 100 क्वेश्चन जीएस में पूछे जाते हैं तो यह मान के चलिए कि 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिल्कुल लेंथ वाइज भी बड़ा होता है, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, पढ़ने में टाइम जाता है, डिसीजन करने में टाइम जाता है।
उसमें मार्क्स भी आपको 2 ही मार्क्स मिलते हैं। वैसे क्वेश्चन को बिल्कुल उसी समय स्किप करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन पे अगर आप फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से जो ईजी क्वेश्चन है वो भी गलत होना शुरू होगा, और यह मैंने देखा है। इसीलिए ईजी क्वेश्चंस को पहले सोल्व करिए, और जहाँ भी आंसर आप 2 निकाल पा रहे हैं उस आंसर को सबसे पहले टिक करते चले जाइए, ताकि सेकेंड राउंड में उसको बनाया जा सके। कई बार आप लोग यह कोशिश करते हैं कि फर्स्ट जब क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं उसी समय आंसर शीट में भी आप बबल्स करते चले जाते हैं। यह सही तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका दोनों तरफ फोकस होता है, आपका टाइम जो है ज़्यादा जा सकता है। बट जब आप बबल्स करते हैं तो एक एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से मिला के बबल्स करना होता है। उसमें भी क्या होता है कि अगर एक भी सीरियल आपका गलत हुआ तो आपके आंसर भी गलत होते चले जाएंगे। बबल्स का भी एक प्रैक्टिस होता है, क्योंकि सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाके बबल्स करना शुरू करते हैं तो 100 क्वेश्चंस को बबल्स करने में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक लोग कंज्यूम कर देते हैं, जबकि उसमें मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो वो भी आप जो है 10 मिनट्स ज़्यादा लगाते हैं, बहुत अच्छे से कलर करने लगते हैं। बबल्स करने का सही तरीका है कि आउट सर्कल से गोल करते हुए इन के तरफ आएँ, और जो भी आप पेंसिल लें, पेंसिल भी जो है नटराज का या अप्सरा होता है, तो आप यह कोशिश करें कि जो पेंसिल ले वो ज़्यादा आपका स्मूथ नहीं हो, बहुत पॉइंटेड नहीं हो, वो मोटा हो, ताकि आप उसको 2 ही राउंड में आप बबल्स कर सकें। ये बबल्स का प्रैक्टिस भी रूम पे आप ज़रूर करिएगा। ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत आसानी होगी, अदरवाइज़ जो है आपका समय उसमें चला जाएगा। बेटर यही होता है कि 100 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। फर्स्ट राउंड में 1 घंटा में आप सारे क्वेश्चन को देखिए और 50 से 60 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। रेस्ट जो बचता है उसको आप 30 to 35 या 45 मिनट तक में ख़त्म करिए। बस जब सेकेंड राउंड में आप पहुंचते हैं तो फर्स्ट राउंड में जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको आप बबल्स कर लीजिए, ताकि आप एक सेटिस्फेक्शन और एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि इतने क्वेश्चन तो हमने सॉल्व भी कर लिए हैं और बबल्स भी हमने कर दिया है। तो ये एक आपको इसका फ़ायदा होगा। बट जो लोग एवरेज तैयारी करके जाते हैं और पहले ही राउंड में अगर वो अपनी अटैम्प्ट देना क्वेश्चन पे अटैम्प्ट लेना शुरू करते हैं, तो होता इसमें यह है कि आप 30 ही क्वेश्चन बना पाते हैं या 40 क्वेश्चन पे जाके आउट हो जाते हैं, तो सेकेंड राउंड लेने का कोई मतलब नहीं रहता है। मैंने पहले ही कहा कि 85 to 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के पीछे मैं रीज़न बताता हूँ आपको। अगर आपने 85 to 90 अगर अटैम्प्ट किए और एवरेज आप मान के चलिए कि आपने 15 से 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, और जानबूझ के आप गलत नहीं करते, बट जो माइनर मिस्टेक होता है जिसके चलते आपकी गलतियाँ हो जाती है, और जब वो गलतियाँ होती है और उसको जब माइनस करते हैं तब आपका 60 क्वेश्चंस प्लस सही होता है, यानी कि 120 मार्क्स प्लस आपका आता है और आप पीटी को क्लियर करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आपने अटैम्प्ट को 70-75 पे ले जाते हैं और यह कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल 5 से ज़्यादा गलत नहीं होगा, वो ऐसा लगता है एग्जामिनेशन हॉल में। जब आप इसको मिलाना शुरू करते हैं आंसर की के साथ, तो आपको पता चलता है कि आपने 10 से 15 गलतियाँ की है। कभी भी इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है कि आप जीएस के क्वेश्चन को सोल्व करें और 5 ही आपसे गलती हो। नोट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जनरली जिनकी अच्छी तैयारी होती है वो 90-95 तक जो है अटैम्प्ट करते हैं। बट आप बिल्कुल बाइल्ड जो है आप आंसर भी नहीं करिए, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है फिर भी आप आंसर कर रहे हैं। आपकी साइंस की अच्छी स्टडी नहीं हुई है फिर भी साइंस के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं। या मान लेते हैं कि आपने हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री का ऐसे कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए जो कि बिल्कुल ही हो सकता है कि प्री हिस्टोरी पीरियड का हो या वैदिक पीरियड का हो, और आपने उसको स्टडी नहीं किया है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, अनुमान से क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर सकते। सोल्व करने का जो सही तरीका है वो तरीका हो सकता है कि आप केवल और केवल जो है जब तक 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन के पास आप नहीं पहुंचते हैं तब तक आप आंसर को नहीं ले सकते हैं। हम आगे आपको एलिमिनेट करने के मेथड भी बताएंगे, किस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको यह भी हम बताने जा रहे हैं कि अभी जैसे आपके पास जो 4 महीने से कम समय बचे हैं उसमें आप क्या करेंगे। यदि जो मैंने बुक लिस्ट बताए हैं उसकी आपने स्टडी कर ली है, अगर उसका रिवीजन हो रहा है तो विजन क्लास की 365 भी आपने देखा होगा। चूँकि वह तैयार किया गया था मई जून के हिसाब से, उसकी सप्लीमेंट्री भी अभी कॉपी आनी बाकी है। लेकिन नो डाउट उसके जो करेंट अफेयर्स के जो
बुकलेट है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये नहीं है कि हर कोचिंग क्लास के सारे मटेरियल्स को आप पढ़ते रहेंगे, कुछ भी याद नहीं होगा और आप अच्छे खासे समय देने के बाद भी आप पीटी क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो पहले आप सिलेक्ट कर लें कि कौन सा आपको पढ़ना है। टेक्स्ट बुक जो है ऑलवेज बेटर होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से ही सारे के सारे जो बुकलेट बनते हैं वहीं से बनते हैं, उनकी अपनी टीम होती है जो बनाती है। करंट के लिए मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप कोचिंग क्लासेज के जो नोट्स है उस पर निर्भर रह सकते हैं, यदि आपने द हिंदू या दूसरे न्यूज़पेपर को रेगुलरली आपने नहीं पढ़ा होगा तो, या उसको आपने कटिंग करके नहीं रखा है, तो 365 विजन को आप ज़रूर रिवीजन करेंगे। वहाँ से जीए करंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आने की संभावना है उसकी पूरी तैयारी हो जाती है। बट आपको रिवीजन करना हो तो जैसे मैं एक एक सब्जेक्ट को देख के आपको बताऊं, तो नंबर 1 करेंगे ज्योग्राफी। तो 6 से 12 क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स मैंने कहा था, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस कहा था। इंग्लिश मीडियम वाले को मैंने रिचर्ड का कहा था कि फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ लेंगे वहाँ से। बट हिंदी मीडियम के लिए बहुत सारी बुक्स है, बट क्वेश्चन जो आने की पूरी की पूरी संभावना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स होती है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब भी आप पढ़े स्टडी करें उसके साथ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को आपको साथ रख के तैयारी करनी है। हिस्ट्री की हम बात करें सेकेंड सब्जेक्ट की, तो हिस्ट्री में भी मैंने बताया था कि 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स आपको देखनी है। 6 से लेके 10 क्लास तक की जो बुक है एंशिएंट की, वो एनसीईआरटी की, वो बुक्स आपको लेनी है ओल्ड बुक। उसके साथ आपको मैंने बोला था कि बिपिन चंद्रा की फ्रीडम मूवमेंट की बुक देखेंगे और नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर। बस इतनी सी बुक्स आपको रिवीजन करने हैं। तीसरे सब्जेक्ट की बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी मैंने 2 बुक्स मैंने आपको रेकमेंड किया था। पहला लक्ष्मीकांत और दूसरी बुक जो हिंदी मीडियम के उनके लिए सुभाष कश्यप, इंग्लिश मीडियम के उनके लिए पीएम बख्शी की बुक। वहाँ से आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी की तैयारी हो जाती है। 4th सब्जेक्ट की तरफ हम अगर बढ़ते हैं वो है इकोनॉमी की। इकोनॉमिक्स की मैंने डिटेल्स बताए थे कि किस तरह से कौन कौन से चैप्टर आपको चूज करना है, कौन सी बुक्स रेकमेंड करनी है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए रमेश सिंह, हिंदी मीडियम के लालन लाल की बुक और 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक और 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक। बस इसमें से आपको जितने भी डिमांड सप्लाई, आरबीआई के वर्ड्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सब कुछ उसके जो है फैक्ट है इकोनॉमी पे, सब कुछ उसमें बहुत ही डिस्क्राइब करके दिया गया। इवन कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए कौन कौन सा चैप्टर देखना है, पॉलिटी की तैयारी के लिए कौन कौन सा चैप्टर देखना है, साइंस के लिए कौन कौन से चैप्टर देखने हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए कौन कौन से चैप्टर देखने हैं। तो कुल मिला के सभी सब्जेक्ट का मैंने वहाँ बता रखा है। आप वहाँ से मेरे चैनल पे जाके वीडियो को देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, आपको समझ विकसित हो जाएगी और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो बिगनर हैं, जो नए हैं, उनके लिए, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको सब कुछ पता है, तो मैं जो अभी बता रहा हूँ बस उस पर आप फोकस करिएगा, आपकी फिल्म्स जो क्लियर करने की संभावना है वो बढ़ जाएगी। अब अगर मैं बता रहा था कि इकोनॉमिक्स की मैंने चर्चा कर दी, इकोनॉमिक्स आपका हो चुका है। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए केवल और केवल मैंने कहा था कि शंकर आईएएस की जो बुक्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, उसको देखिए। प्लस 10+2 की जो बायोलॉजी की किताब है 12th की, उसके लास्ट के 4 चैप्टर को देखना था, जिसमें कि इकोसिस्टम भी है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज है। तो ये 4 चैप्टर को आपको देखना था, जहाँ से पूरी की पूरी आपकी तैयारी हो जाती है। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी बस वहीं से आपको पढ़ना है। बहुत ही ईजी है, बहुत कम पढ़ना है, लेकिन इसमें पूरा प्रश्न जो है वो 15 से 20 तक आते हैं। तो दोस्तों पीटी की जो है आपको पूरी जनरल साइंस की मैंने 3 दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि 9th 10th की पढ़नी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से चैप्टर देखने हैं। 9th क्लास में 8, 10th क्लास में 6 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। तो ये चैप्टर भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ से आप देख लीजिए कि किस तरह से तैयारी करनी है। साथ ही आपकी एक और समस्या थी कि याद करने की समस्या थी, जो आप लोगों के क्वेश्चन बार बार पूछे गए थे। तो याद करने के लिए 10 मैजिक्स ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे, जिसको फॉलो करना है और आपको याद नहीं होती है, यानी कि जो भूलने की प्रवृत्ति है, भूल जाएंगे। अगर 10 मैजिक ट्रिक्स को आप अपनाते हैं तो वो भी आप तैयारी करिए।
बट जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। सो काइंडली इसको देखेंगे तो आपको ज़रूर निश्चित रूप से आपकी तैयारी में 4 चांद लगेगा। चलते हैं क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, वो बहुत ज़रूरी होता है। आप एलिमिनेशन मेथड, छटनी की विधि। छटनी विधि यह होती है कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको पहले यह देखना पड़ता है कि आपको यह सही है कि नहीं, गलत है, क्या है। एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यह क्वेश्चन पूछा भी गया है और 2-3 बार रिपीट भी हुआ है कि भारत में हॉट स्पॉट्स कौन कौन सा है। तो आप उसमें देखेंगे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न रीजन जो है नॉर्थ ईस्ट का, वो अंडमान निकोबार और कुछ थार रेगिस्तान, इस तरह से 4 अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो आप ये पहले समझ लें कि हॉट स्पॉट जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अधिक से अधिक हो वो क्षेत्र जो है क्लियर कट है कि वेस्टर्न घाट जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अधिक है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया जहाँ पे जंगल बहुत हो, पेड़ पौधे अधिक हो, जीव जंतु ज़्यादा रहते हों, छोटे से लेके माइक्रो से लेके मैक्रो तक के सभी जो एनिमल्स है वो बड़े मात्रा में हैं, बड़ी, तो उसको हॉट स्पॉट कहते हैं। तो आप देखेंगे अंडमान निकोबार में भी हो सकता है, आपको नॉर्थ ईस्ट में है, फिर वेस्टर्न घाट में है, तो फिर थार रेगिस्तान में नहीं होगा। बट ये बहुत सिंपल एलिमिनेशन मेथड है, लेकिन एलिमिनेशन को और भी बेटर ढंग से समझने के लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे एलिमिनेट करेंगे। जब क्वेश्चन को हम देखते हैं तो आप देखते हैं कि पीरियड वाइज क्वेश्चन होता है। पीरियड वाइज कहने का मतलब है कि अगर आपने पूरे पीरियड को भी समझा है कि किस समय क्या क्या हुआ था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय क्या हुआ था, किस समय क्या हुआ था। पीरियड के हिसाब से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है समझने को मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है और यह कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 आपके पास 1 2 3 4 या 5 स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के बाद आपको सोल्व करना होता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस 85 to 90 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्टेटमेंट होता है और उसमें से आपको रॉन्ग या राइट चूज करना पड़ता है। लेकिन कई बार जो होता है कि हमको रॉन्ग चूजना है, राइट जल्दी जल्दी में होता है और रॉन्ग छोड़ देते हैं, राइट को देखने लगते हैं। तो सबसे पहले जो है रॉन्ग या राइट खोजना है, उसको पहले आप पेंसिल से आप गोल राउंड कर लीजिए कि आपका जो है सो कौन सा है, रॉन्ग या राइट जो भी है। तो जैसे ही हम पेन से कर लेते हैं रॉन्ग है तो रॉन्ग वाला उसमें चूज करना शुरू करते हैं, यानी राइट वाला को क्रॉस करने लगते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको चूज करना है। तो जैसे मान लेते हैं कि 5 स्टेटमेंट है और कई बार होता है नीचे दिया होता है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, तो आपको रॉन्ग या राइट की तरफ बढ़ना पड़ता है। सपोज डैट कि अगर आर्ट एंड कल्चर से कोई क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है और कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के काल में सिक्के मिले थे, धातु के सिक्के मिले थे। पहला स्टेटमेंट होगा, जिन्होंने भी हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा उनको पता है कि उस समय क्वाइंस नहीं आया है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है। तो उसी समय आपके जो चूज करना है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 2 3 4। तो जैसे नंबर ए में 1 और 2 और मैंने डी में आपको बताया कि 1 2 3 4, तो एक को आपने समझ लिया कि गलत है, तो इसका मतलब है कि ए और डी उसी समय कट जाता है, केवल बी और सी 2 ही आपके पास होता है जिस तरह से आपको फोकस करना होता है। इसीलिए आप जब सोल्व करते हैं तो एट ए टाइम जो है स्टेटमेंट को देखते हुए सीधे आंसर पे आइए, ताकि आप एक स्टेटमेंट को अगर आप जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है तो उसके आधार पे आप उसी समय 50% आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो ये एलिमिनेशन मेथड है। सेकेंड, अगर क्वेश्चन अगर आपके पास सामने आता है कि मौर्य काल का जो राजधानी है पाटलिपुत्र, वह वुड पिलर पे अवस्थित था और जिसके फोर्ट के ऊपर से घोड़ा गाड़ी दौड़ता था। जिन लोगों ने बहुत डीपली पढ़ाई की होगी उनको पता होगा। सहस्त्र स्तंभों पे टिका हुआ था, ये वर्ड यूज किया जाता है, और घोड़े गाड़ी उस पर दौड़ती थी। तो जिन्होंने पढ़ा है उसको पता है। अच्छा, सपोज डैट आप नहीं जानते हैं यह फैक्ट कि सही है या गलत है, तो क्या करेंगे, आप उसके बारे में विचार ही नहीं करिए कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है।
आप तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चले जाइए। देखिए, जिनको पता है कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आप आंसर सीधे 2 पे लीजिए कि बी और सी में 2 कहाँ कहाँ है। यदि दोनों में बी 2 है, तो आप तीसरे स्टेटमेंट की तरफ जाइए। यदि दोनों में से एक ही में 2 है और सी में नहीं है 2, आंसर निकल जाता है और नीचे के 2 स्टेटमेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टेटमेंट को पढ़ने के साथ ही आंसर पे जाइए। और मैं हमेशा मानता हूँ कि स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इजी होता है। कहने को टाइम कंज्यूमिंग है, पेशेंस की ज़रूरत है, बट उसमें सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करना एक मेथड है। इसीलिए कम पढ़ के भी अगर किसी को यह मेथड पता है तो वह प्रीलिम्स को क्लियर करता है। जो नए स्टूडेंट होते हैं, जिनको कि पहले से उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं है या उनको नहीं बताया जाता है, तो हर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर आंसर पे जाते हैं, और यह कहना कि 2 घंटे का समय होता है और हम उसको नहीं बना पाते हैं, यह समझिए कि बेईमानी ही है। या आपको टाइम, अगर आप उसको सोल्व करना नहीं जानते हैं, जिसके चलते आपको बहुत टाइम लगता है। एक पेज पे 4 से 5 क्वेश्चन होता है, कई बार तो 3 ही क्वेश्चंस होते हैं। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं, किसी इतिहासकार का या ज्योग्राफर का। वहाँ पे देखेंगे कि पूरा का पूरा जो है वो स्टेटमेंट होता है, और उसके बाद नीचे पूछा जाता है। इब्न बतूता का कहीं स्टेटमेंट देता है, फिर पूछता है कि यह बोला गया, ये कहा गया, क्या सही है, ये होता है। उसी तरीके से एक और तरीका है कि अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बहुत अच्छी से पढ़ी हुई है, तो पहले उसी क्वेश्चन को आप सोल्व करना शुरू करिए। कॉन्फिडेंस भी आएगा, और उसी क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको बाकी क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेने में ईजी रहेगा। तो जैसे हम लोग प्रिपरेशन और तैयारी करते थे, जब अटैम्प्ट लेना होता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को लेते चले जाते थे। साइंस को अगर देखना है, साइंस को करते जाते थे। अगर इकोनॉमिक्स हमारी ठीक नहीं है तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पे स्किप करते हुए आगे बढ़ते थे। एक यही मेथड हो सकता है कि उन क्वेश्चन को आप पहले अटैम्प्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगा। इसके बाद भारतीय मानसून के बारे में क्वेश्चन आता है, और इस बार भी आएगा, क्योंकि भारतीय मानसून के बारे में आप सबको पता है कि यह भारतीय किसानों के साथ एक जुआ है। मानसून जो है, भारतीय मानसून क्या, भारतीय किसान मानसून के साथ एक जुआ है, यह क्वेश्चन आता है। बट ये स्टेटमेंट अब नहीं आएगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट बार बार आया है। अब थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से आएगा, थोड़ा सा टफ होगा। बोला जाएगा कि भारतीय मानसून पे अल नीनो, ला नीनो का प्रभाव पड़ता है। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, तिब्बत के पहाड़ पे लो प्रेशर बनने के चलते जो दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाएं हैं वो इक्वेटर को पार करके दक्षिण पश्चिम की तरफ से बहने लगती है, और यह भारतीय मानसून का रूप धारण करती है। चौथा स्टेटमेंट हो सकता है कि जिस साल भारत में कम गर्मी होती है उस साल अधिक वर्षा होती है, या तिब्बत के पहाड़ पे कम गर्मी होती है उस साल अधिक वर्षा होती है। तो आप यहाँ देखिए, एक तरफ 2 क्वेश्चन कंट्राडिक्शन वाला है ऑप्शन में। एक कंट्राडिक्शन ऑप्शन में क्या आ रहा है, तिब्बत के पहाड़ पे लो प्रेशर का, हाईली लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है। वो लो प्रेशर का एरिया तभी क्रिएट होगा जब काफ़ी टेम्परेचर अधिक होगा, अधिक गर्मी होगी। एक बात यह है। तो मैंने चौथा स्टेटमेंट आपको कहा कि भारत और तिब्बत के पहाड़ों पे कम जब गर्मी होती है तो अधिक बारिश होती है। तो दोनों कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब है कि या तो स्टेटमेंट नंबर 1 या स्टेटमेंट नंबर 4, दोनों में से तो कटना ही है। एक तो गलत होना ही होना है, या एक सही ही होगा, एक गलत होगा। तो बाकी जो स्टेटमेंट है 2 और 3, 4, वो सबको देखना बंद कर दीजिए। और आपको पता है कि हाई लो प्रेशर होने के लिए जितनी अधिक गर्मी होगी उतना अधिक हाई लो प्रेशर होगा, और उतनी अधिक उस जगह को भरने के लिए दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं चलेगी, जो कि अरब सागर से नमी को लेकर पहुंचेगी और फिर बारिश कराएगी। ये आपको पता है। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट नंबर 4 जो है गलत है। और जैसे ही 4 गलत होगा तो आप ऑप्शन पे जाइए और जो 4 वाला है उसको क्रॉस करिए, शायद आंसर मिल जाए। ना मिले तो दूसरे स्टेटमेंट की तरफ बढ़िए। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ इतना इजी भी नहीं है, बट यह प्रैक्टिस का चीज़ है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। सो एलिमिनेशन मेथड को आपको अपनाना पड़ेगा ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेटर और अच्छे से हो पाए। शायद आप एलिमिनेशन मेथड को समझ गए होंगे।
तो इस तरह से अपनी आप तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कई दूसरे तरीके भी हैं। जब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल अटपटा टाइप का होता है, बिल्कुल ही नए टाइप का होता है, तो आप समझ लीजिए कि वह ऑप्शन जो है गलत है। जैसे मान लेते हैं कि सारी बातें जो है इंडिया की हो रही है और एक ऑप्शन जो है क्वेश्चन सेटर ने रख दिया यूएसए का। इसका मतलब होता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो वो क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है वो यूएसए का रख दिया। आप देखते हैं कि हम बात करते हैं, जैसे सपोज डेट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जब एलपीजी का दौर आया 1991 के बाद ऑनवर्ड, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। यह क्वेश्चन बिल्कुल लग रहा है कि ग्लोबल लेवल पे है, और जानते हैं एलपीजी का मतलब ही आप जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी के दौर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत हुई, ओपन किया गया, बिल्कुल हमारी मार्केट पूरे वर्ल्ड से जुड़ गई। पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ, नॉट केवल इंडिया में हुआ, पूरे वर्ल्ड में होता है। तो स्टेटमेंट उसमें आ सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है पहले से मजबूत हुई, भारत के प्रति व्यक्ति आय बढ़ गए, भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ गया, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसकी अधिक बढ़ोतरी हुई, हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, इंपोर्ट ज़्यादा किया। और इसी में से क्वेश्चन अगर आपको मान लेते हैं कि पूछ दिया कि चाइना जो है वो, चाइना के साथ भारत का व्यापार संतुलन बहुत अच्छा है, तो कहाँ हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती की, और चौथा स्टेटमेंट आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का चीन के साथ व्यापार संतुलन अच्छा है। ये सबको पता है कि भारत चाइना के लिए बहुत बड़ा बाज़ार है। जब बहुत बड़ा बाज़ार है चाइना इंडिया के लिए, तो भारत का व्यापार चाइना के साथ व्यापारिक संतुलन कैसे हो सकता है, ट्रेड बैलेंस कैसे हो सकता है। आप ये भी जान लीजिए कि ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है कि इंपोर्ट के तुलना में एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करें। चाइना के साथ हमारी कंडीशन बिल्कुल उल्टी है, हम जितना उनको एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। यानी कि भारत का चाइना के साथ व्यापार संतुलन नहीं है, असंतुलन है, बैलेंस नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। तो कुछ चीज़ें जो है, आप जैसे अभी आज ही आपने देखा चाइना और भारत के बीच जो है बॉर्डर पे झड़प हुई है, और झड़प के बाद भारत के एक कर्नल रैंक के अधिकारी और 2 जवान हमारे शहीद हुए। उसके बाद आपने टीवी चैनल पे देखा है कि भारत जो है वो चुप नहीं रहेगा, या चाइना भी भारत के साथ इस तरह के कोई भी संघर्ष नहीं करना चाहेगा। इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा बाज़ार वो नहीं गंवाना चाहता है। जब कोरोना के बाद उसके लिए चारों तरफ से सभी वर्ल्ड के देश जो है उसको पैकअप करने में लगे हुए हैं, तो वहीं से पता चल जाता है कि चाइना हमारे साथ जो व्यापार करता है उसमें वो हमेशा बेनिफिट में है, यानी व्यापार संतुलन हमारे उसके साथ ठीक नहीं है। तो कुछ चीज़ों का आंसर जो है वो कहीं दूसरे तरीके से हमको पता चलता है, तब हमें लगता है कि नहीं, यहाँ से ये चीज़ें हुई थी, यहाँ से ये चीज़ें हुई थी। तो आंसर को उस ढंग से भी आप देखना शुरू कर सकते हैं। पॉलिटी में भी अगर क्वेश्चंस आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि किस तरह से पॉलिटी और क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए एक पॉइंट को, एक स्टेटमेंट को जानेंगे, दूसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिक क्लियर होता है। केवल पॉलिटी नहीं, सब सब्जेक्ट में भी ऐसा होता है। आप जो भी पढ़ते हैं खूब अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी अच्छी होती चली जाती है। तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप जो पढ़े उसको बेटर ढंग से पढ़े, तो क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत आसानी होती है। कुछ बातें जो है एग्जामिनेशन हॉल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको हमेशा पीछे ले जाता है। एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों को आप रिवीजन करना शुरू करते हैं, रिवीजन नहीं करना चाहिए। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप ऑटोमेटिक जो है स्ट्रेस में आते हैं।
आपको पता ही नहीं होता है कि क्या पूछने वाला है, और जो भी आप पढ़ते हैं वो पूछता भी नहीं है। तो बेटर यह है कि आप वो रिवीजन एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं करिए, समय से पहले पहुंचिए, क्योंकि अगर आपको लेट होता रहेगा तो आप बिल्कुल बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। समय से पहले पहुंचिए एग्जामिनेशन सेंटर पे। एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के बाद कूल होके आप बिल्कुल ईजी होके बैठिए। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले बहुत पानी भी मत पीजिए, क्योंकि बहुत लोग का आदत होता है एंजाइटी में पानी पी रहे हैं और बाद में फिर उनको जो है बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाती है एग्जामिनेशन के बीच में। तो पानी भी एक मात्रा में होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। जब आपको एग्जामिनेशन देने एक प्रीलिम्स के लिए अगर देखेंगे तो 9:30 बजे से अगर आपका पहला जीएस का पेपर होता है तो मॉर्निंग जो है बहुत हैवी खाना नहीं खाएं। 2 घंटा पहले एटलीस्ट 1.5 घंटा पहले कुछ खाना हो खाए। अगर 1 घंटा पहले खा रहे हैं तो फ्रूट्स लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में आप सबको पता है कि अगर इंटेस्टाइन में जाना है तो आप फ्रूट्स लेते हैं तो सीधे जाता है स्टमक से। अगर आप खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्टिंग ही होता है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। देन फिर एग्जामिनेशन हॉल में समय से पहले एंट्री करिए, उसके बाद वहाँ जाके कम से कम 10 बार लंबी सांस लीजिए, आपको कूल फील होगा। क्वेश्चन लेने के साथ ही आप सोल्व करना शुरू मत करिए, उसको पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के साथ आप आंसर सॉल्व करिए। बट यह मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ईजी तरीके से आप बिल्कुल स्लो चलिए, क्योंकि स्लो चलने की प्रवृत्ति भी आपके क्वेश्चन छूटने की प्रवृत्ति हो जाएगी। केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ना है, आंसर करना है। केयरफुली क्वेश्चंस को नहीं पढ़ने के चलते एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो सब कैंडिडेट गलत करता है, लेकिन केयरफुली अगर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो 5 क्वेश्चन ज़्यादा आप अच्छे से सोल्व करते हैं, जो सही नहीं होने वाला है। दूसरी, आप आंसर को चेंज मत करिए, चूँकि आपको बॉल पॉइंट पेन से कलर करना है। जैसा कि मैंने वीडियो के पहले में कहा कि पेंसिल से करना है, लेकिन मुझे याद आया कि नो, पेंसिल से नहीं बल्कि पेन से करना है। तो आप उसको ना व्हाइटनर लेके जाइए ना ब्लेड लेके जाइए, और आंसर जब भी आप पहले बार आपको सेंस बताता है कि आंसर इसका यह होगा, वही सही होता है। आप चेंज करेंगे और चेंज बाद में होता है तो वो सही नहीं भी होता है, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा देखा जाता है। इसीलिए बहुत ही अच्छे से करिए और बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आंसर को चेंज मत करिए। लेकिन आंसर अगर आप चेंज करेंगे तो वो गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी कमज़ोर होता जाएगा, मतलब वीक हो जाएगा। जब क्वेश्चंस पेपर आ जाए तो क्वेश्चंस में जो अगर 1, 2, 3, 4 नहीं आ रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए। जो जहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व होना शुरू होता है वहाँ से आप आंसर करना शुरू करिए, और फिर वापस जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है उसको अगर बनाएंगे तो आपका आंसर बनेगा। लेकिन अगर आप पहले ही उलझ जाएंगे, पहले ही 10 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसी समय सरेंडर कर देंगे कि नहीं, इस साल तो लगता है कि नहीं होगा, क्वेश्चन काफ़ी टफ आ गया है। ऐसा होता नहीं, क्योंकि आगे के जैसे क्वेश्चन जाएंगे काफ़ी इजी क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाता है। और मैंने पहले ही कहा 85 to 90, 95 to बस 95 से ज़्यादा, 90 to 95 क्वेश्चन मैक्सिमम, 85 to 95 के बीच में ही रखिएगा अपना आंसर को, और अच्छी तैयारी हो 95 तक जा सकते हैं। बट बैलेंस यही है कि 80, 85 तो आप करिए ही, तब जाके आपका प्रीलिम्स होता है। और सीसेट के लिए भी मैं बोलूँगा कि आप 50+ सीसेट क्वेश्चन सोल्व करिए आउट ऑफ 80, और उसमें भी आप चूज कर सकते हैं। अगर मैथ बहुत अच्छा नहीं है, जो मैथ आपका अच्छा है उसको देखिए। रीजनिंग बहुत ईजी होता है, रीजनिंग कर लीजिए। मैथ अच्छा आपकी है, अगर आपने मैथ की अच्छी प्रैक्टिस की है तो मैथ को बना लीजिए। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन को देख लीजिए। कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन 50% होता है, तो कम्प्रीहेंशन में भी आप देख लीजिए कि छोटे छोटे जो स्टेंजा जो दिए गए हैं उसका अगर उसमें से आंसर निकालना है, उसमें से आंसर करना है, छोटे जो कम्प्रीहेंशन का है उसको आप बना लीजिए, तो आप जल्दी जल्दी बना पाएंगे। बड़े जो जिसमें से 3-4 क्वेश्चन निकलने हैं या 2-2 क्वेश्चन वाला 2 मार्कर को कर सकते हैं, लेकिन जंप मत मारिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। एक पर अगर आपने पढ़ा है और फिर उसमें से अगर टाइम कंज्यूम करके कहीं दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, आंसर तक नहीं पहुँचते हैं, तो गलत है। जो भी आप कम्प्रीहेंशन के को पकड़िए, उसमें से आंसर जो निकल रहा है उसको बनाइए। बेस्ट मेथड यह है कि कम्प्रीहेंशन को बनाने से पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, और फिर उसमें अगर करेंगे तो रिट्राइवल मेथड के तहत आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर में जाएंगे, कम्प्रीहेंशन में जाएंगे, तो आपका आंसर भी परफेक्ट निकलता जाएगा और आप आंसर बनाने में भी ईजी फील करेंगे। कम्प्रीहेंशन में बिल्कुल 30 से
25% से 30% आपका गलत होगा, ये भी आप मान के चलिए। ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल 40 हमने बनाए हैं, 40 में 40 मैंने सही कर दिए होंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छी एक्यूरेसी होगी तो भी 30 ही सही होगी। तो केवल कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड नहीं हो सकते, कॉम्प्रिहेंशन के साथ एट लीस्ट आपका रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग को भी आंसर को सही से निकालना होगा कि एक आंसर आपने गलत किया तो उस रीजनिंग में अगर एक क्वेश्चन में 4, 5, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो रॉन्ग एक हुआ तो बाकी रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। तो ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि सेकेंड पेपर को बिल्कुल ईजी नहीं ले सकते हैं। इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सबसे अधिक जो है वो डिस्क्वालीफाई करते हैं, और उनके लिए मुसीबत यह होती है कि जो क्वेश्चंस होता है वो इंग्लिश में रेडी होता है, फिर उसको गूगल ट्रांसलेट करते हैं, कुछ के कुछ उसके जो है अनुवाद होते हैं वो आपके लिए टफ हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए काफ़ी इजी होता है उसको पढ़ना और सोल्व करना। तो ये भी आपको एक देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पीटी जो है बहुत आसान हो जाएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यूपीएससी के पीटी सबसे अधिक टफ है, क्योंकि पीटी में 8, 9, 10 लाख तक कैंडिडेट्स होते हैं। सीट के अकॉर्डिंग 13 गुना ही रिजल्ट आना है। सपोज डेट अगर 1000 सीट है तो 13,000 रिजल्ट ही आएंगे आउट ऑफ 7 लाख 8 लाख, काफ़ी टफ है। लेकिन जब फिर मेंस के लेवल पे देखेंगे तो 2.5 गुना सीट का 2.5 गुना रिजल्ट देना है, तो यहाँ पे थोड़ी जो भीड़ भाड़ है वो कम हो जाती है। पीटी क्लियर करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, और इस हर बार पीटी हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि इस बार आप बिल्कुल ईजी ले लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो हर बार पीटी होता है और फाइनल जब लगता है कि मेंस की तैयारी अच्छी होगी तो उस समय पीटी ही गोल हो जाता है। तो यह मान के भी नहीं चल सकते कि आपकी पीटी अच्छी होती रही है, क्योंकि सेफ़ अगर आप सेफ़ लेवल पे हैं तो भी आपको रिवीजन करना होगा, तैयारी करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, और उसी सिंसियरिटी के साथ आपको करनी होगी जिसके तहत आप पहले आप करते रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 5 किताब को पढ़ने के बजाय एक बुक्स को 5 बार पढ़िए, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो ये छोटी छोटी बातें आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स होना है, अभी से आपकी तैयारी खूब मजबूत होनी चाहिए। हर एक अटैम्प्ट जो है लास्ट अटैम्प्ट समझ के तैयारी करिए। समय बहुत है, 4 महीना काफ़ी होता है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, और सभी पोर्शन को तैयारी के साथ आप करेंगे, आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। फिर जनवरी में आपका मेंस होना है, जनवरी में मेंस की भी आपकी तैयारी है, तो आप उसके बीच में भी आपके पास समय है 3-4 महीने की। 3 महीने का जो गैप है उसमें मेंस का देख सकते हैं। केवल आपको एक ऑप्शनल देखना होता है, क्योंकि आप अगर प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी जीएस की अच्छी पकड़ हो गई है। तो ये एक तरीका आपके लिए भी हो सकता है। सो इस पर आप फोकस करिए और प्रीलिम्स को बेटर करिए, ताकि प्रीलिम्स आप क्लियर कर सकें। प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस की तैयारी मैं करवाऊंगा। और सीसेट का डिटेल्स भी आपको जानना है कि सीसेट को कैसे तैयारी करना, तो कल हम 8:30 में अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव होंगे और आपको सीसेट के डिटेल्स बताएंगे कि सीसेट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। वैसे मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि सीसेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं, सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होती है, 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी निगेटिव अटैम्प्ट पे 0.833 नंबर कट होते हैं, और इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है उसमें आपको न्यूमेरिकल्स है, नंबर सिस्टम्स हैं, अर्थमेटिक्स क्वेश्चंस है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड कम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग्स, ये क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ एरियाज हैं जिसको कि आपको देखना है। और मैथ में भी ऐसा नहीं है कि पूरा सब मैथ पूछा जा रहा है। मैं हमेशा आर.एस. अग्रवाल की बुक की रिकमेंडेशन करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि 10 ही ऐसे चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आता है। रीजनिंग में भी ऐसा है,
तो बिल्कुल आप 10 यानी 20 चैप्टर को करिए और आपका रीजनिंग और मैथ की तैयारी आपकी इजीली हो जाती है। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। सो अभी से प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, लेकिन जब तक आप सीसेट को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपनी एक्यूरेसी को चेक नहीं करेंगे, तब तक आपको दिक्कत होगी। इनसाइट कोचिंग क्लासेज की जो प्रैक्टिस सेट आ रही है, टेस्ट बुकलेट आ रही है, उसको करिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, मैंने उसको देखा है। तो वो मार्केट में अवेलेबल है या ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको उसमें तकलीफ़ हो रही है मिलने में, तो मेरी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS.com मेरी वेबसाइट है, जहाँ की मैं 2 दिन के बाद अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप अपने फ्री में आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और आप प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है, जहाँ से आप अपनी तैयारी, अगर सपोज आपको कुछ मटेरियल की दिक्कत हो रही हो किसी सब्जेक्ट वगैरह की, तो वो भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वो आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। अपने जो भी मेरे पास माध्यम है अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपकी संख्या जो है वो 50-60 हज़ार से ज़्यादा है, जो हमारे साथ कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिसको मैं गाइड कर रहा हूँ। तो सबको फिजिकली प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल होगा, और पूरे इंडिया के कई क्षेत्रों से आप लोग जुड़े हुए हैं, सभी जगह पहुंचाना मुश्किल है। तो मैं एक प्लेटफॉर्म पे आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करवाऊंगा, वहाँ से आप लोग प्रिंट आउट ले लीजिएगा, तो आपके लिए आसानी होगी। तो इस तरह से अपनी तैयारी जो है आप कंटिन्यू रख सकते हैं। जहाँ भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई डिफ़िकल्टीज हो, तो वो भी आपको हम करवाने की कोशिश करेंगे। NCERT के बारे में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि NCERT के क्वेश्चन जो है किस तरह से तैयारी करनी है। तो हम आपके क्वेश्चंस को लेना शुरू करेंगे, और NCERT के जो बुक्स है ऑलरेडी आपको बताए हैं, NCERT को बेस बनाकर ही आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए। NCERT का जो लैंग्वेज है काफ़ी इजी होता है, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम पे आप फोकस करिए और NCERT को बेस बना के अपनी राइटिंग स्किल को बेटर करिए। उसमें बहुत सारे ऐसे जो शब्द जो होते हैं, वो शब्द भी अगर आप आंसर में रखते हैं तो अच्छा रहता है। आंसर लिखते समय भारी भरकम शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बड़े अलंकृत रूप से क्वेश्चन आंसर देंगे, उतना ज़्यादा आपको मुश्किल होगी, डिफ़िकल्टीज होगी। क्योंकि आंसर जो है बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर आपसे पूछा जाता है कि आप भारत की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताएं, तो आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, भारत की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था विकास की ओर अग्रसर है, स्टॉप। फिर अगर आपका होना चाहिए कि सर्विस सेक्टर में कंटिन्यू या लगातार जो है इसमें बढ़ोतरी हो रही है, स्टॉप। यानी कि आपको हर बार जो है छोटे छोटे सेंटेंस में अपने आंसर को आगे ले जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र पर से निर्भरता जो है वो कम हुई है, स्टॉप। तो आप जितना ज़्यादा 6, 7, 8 वर्ड तक के ही क्वेश्चंस को शब्द को लेकर अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो काफ़ी इजी होगा और उसमें मार्क्स ज़्यादा आपको आएगा। अब इससे बचने का एक तरीका है कि आप तथापि, यद्यपि, क्योंकि, किंतु, ये जो कंजंक्शन है उसको आप कम कर दीजिए। जैसे आप लोग बहुत इम्प्रेस करने के लिए लिखेंगे, यद्यपि ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा हुआ था, तथापि ऐसा लगता है, इस तरह के नहीं होने चाहिए। कुछ भी लिखते हैं क्योंकि ऐसा कह सकते हैं, किंतु, तो किसी किसी कैंडिडेट की आदत होती है किंतु, परंतु, तथापि, यद्यपि, वरन ये सब लगाने की, और वो बड़ा 2-2 लाइन की एक सेंटेंस होता है, 3-3 लाइन की एक सेंटेंस बनता है। तो एग्जामिनर को भी पढ़ने और समझने और करने में बहुत दिक्कत होती है। तो बेटर यह है कि आप बिल्कुल छोटे सेंटेंस रखें, इंग्लिश हो या हिंदी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। छोटे सेंटेंस को आप रखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आपको आएगा। और मैंने अपने आंसर हमेशा जो है छोटे सेंटेंस में ही रखता था, और यही वजह थी कि मैं
जीएस में, हिस्ट्री में टॉपर लिस्ट में था। इंडिया के जो मार्क्स आए थे उसमें टोटल रिटन मार्क्स इंडिया में टोटल मुझे 4th रैंक थे मेरे पूरे इंडिया में। इमेजिन आप कर सकते हैं। तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। हम पीटी की बात कर रहे हैं, पीटी बिल्कुल पास है। पीटी को लेकर जो टिप्स है ज़रूरी वो मैंने आपको बताएं। पीटी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अराउंड जो है हमारे साथ अभी आप 40,000 से अधिक यूपीएससी एस्पिरेंट और बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसमें से लगभग आप 25 से 30,000 कैंडिडेट्स इस बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। तो हम यह कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि 500 से 700 या 1000 तक तो आप लोग रिजल्ट दीजिए ही, और जो क्वेश्चंस होंगे वो हम ज़रूर आपको सॉल्व करेंगे जहाँ भी। लेकिन आप अभी से प्रैक्टिस सेट शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी समस्या जो है कंटिन्यू बनी रहेगी। चलिए आपके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। कैंप के बारे में पहले ही बताया है, कैंप से हम लोग कुछ करेंगे। उसका फिजिकल एजुकेशन का आ रहा है भाई, नेक्स्ट वीक में हम लोग उसको कुछ करेंगे। कंग्रेचुलेसन क्यों दे रहे हैं उपेंद्र यादव। रवि कैंप, सुमित सिन्हा प्लीज़ रिमूव प्रायोरिटी के लिए अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो भी होता है ऊपर हायर लेवल पे होता है। कैंप के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। सिंपी सिंह ग्रेट वर्क, थैंक यू। राशिद कांग्रेस, आई डोंट नो कांग्रेस, सब लोग मुझे क्यों कांग्रेस बोल रहे हैं। और प्राथमिकता को लेकर अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैथिली और फिलॉसफी विच अच्छा ओके, आपका क्वेश्चन मैथिली फिलॉसफी मैथिली अच्छा है, क्योंकि बिहार का अपना लैंग्वेज है, इसलिए मैथिली ज़रूर अच्छा हो सकता है। और स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि जनरली जो है उसको चेक करने वाले हमारे बिहार से ही होते हैं। मैथिली जो है वो ज़्यादा बेटर पेपर है देन फिलॉसफी, तो आप उसको कर सकते हैं। निर्मल भाई केम छो, मजामा, नमस्कार। नवीन कुमार, रवि, कैंप से ही बहाली हो, ओम प्रकाश, ठीक है। बहाली के संबंधी जो क्वेश्चंस है वो हम कल भी 8:30 बजे आएंगे तो आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। नोटिफिकेशन प्रायोरिटी रिमूव एंड भीम सिंह ने रियली ग्रेट, थैंक यू। आप अपना प्रश्न जो है मुझसे पूछिए, क्योंकि आपने सबने हेलो हेलो कहा है। चलो सबको हेलो हाय क्वेश्चन के लिए, तो बेटर रहेगा कि आपकी तैयारी को किस तरह से हम सही दिशा दे सके। फ़ोन मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। फिलॉसफी में ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। सरफान, मैंने राइटिंग स्किल के बारे में बताया कि राइटिंग स्किल के लिए आप कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। रोस्टर सर्विंग आपसे बहुत इक्वल चांस, ओके। हिंदी मीडियम के लिए स्पेसिफिक गाइड, कल आप जुड़िएगा 8:30 बजे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव होऊंगा, तो वहाँ पे स्पेसिफिक जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप बोल रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए, तो हिंदी मीडियम के लिए कल हम
सीसेट को लेकर आएंगे और सीसेट की रणनीति, उसके लिए बेस्ट जो टिप्स हो सकते हैं वो आपको बताएंगे। लाइब्रेरियन से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, डू यू टॉक मच व्हाट। लाइब्रेरियन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिजिकल का, तो वो जल्दी हम लोग कर रहे हैं। फिजिकल का मे बी नेक्स्ट वीक कुछ गुड न्यूज आएगा। रोस्टर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गुड इवनिंग सब लोग कह रहे हैं, ठीक है। अलाउ टू द कैंप सभी बहाली ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन हम लोग चूँकि अब नया स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फिजिकल में करेंगे, लेकिन जब तक सब लोग का अप्लाई चल रहा है, अप्लाई ख़त्म होने के बाद हम उसको ऑनलाइन करने की ट्राई करेंगे। अभी फिजिकल एजुकेशन अच्छा, स्टेट एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट पूछ रहे हैं। हम आपको जल्दी बता पाएंगे कि कौन सा डेट, लेकिन नेक्स्ट वीक में हम बताएंगे आपको डेट कौन सा होगा। स्टेट एग्ज़ाम जो होने वाली है, जो कैंसिल हुई है। कंस्पिरेसी बिहाइंड दैट आई डोंट नो समथिंग वाले से स्टेट में साइंस से है। मेरिट प्रायोरिटी फॉर्म कभी भी लिया जा रहा है, प्लीज़ कुछ फॉर्म कहाँ नहीं लिया जा रहा है, स्पेसिफिक लिखिए ज़रा, मुझे बताइए। आई आस्क अबाउट हिंदी लिटरेचर। रवि, बहुत अच्छा पेपर है, आप हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं। नेट जेआरएफ के लिए आपके क्वेश्चंस है। नेट जेआरएफ के लिए अलग से मैंने मेरे आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी मैंने अपलोड किया है कि किस तरह से नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे, और देख लीजिए मेरे फेसबुक पेज पे है। बीपीएससी के बारे में संतोष पूछ रहे हैं, तो बीपीएससी प्रीलिम्स में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट्स, बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप 100 आउट ऑफ 150 में कर लेते हैं तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। बट कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो आप 90 भी हैं तो आप सेफ़ हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए केवीसी नैनो की जो बुक मैंने अभी फेसबुक पे बताया था, वो नेक्स्ट वीक तक मैं लॉन्च करूँगा, और साथ में आप लुसेंट भी पढ़िए। हिस्ट्री के लिए ऑलरेडी मैंने गाइड किया है पहले भी। हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर फेसबुक पे भी है, आप वहाँ से देख लीजिए। फिर भी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बताएंगे, तो वो भी मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के स्पेसिफिक स्टेट रिजल्ट, स्टेट फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन कीजिए सर। नीरज कुमार गुप्ता, नीरज देखते हैं, ऑनलाइन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा शायद। यही मेरा ट्राई भी है कि जल्दी आपका कुछ अच्छा करेंगे, इस पर ट्राई यही है। दीपक पटेल, फिजिकल, यस, वो नेक्स्ट वीक में गुड न्यूज आएगा। कैंप के लिए मैंने सुनीता सिन्हा पहले ही बता दिया है। तो कल फिजिकल ऑलरेडी बताया है। अधिक सुनाई बीच में क्या पता नहीं क्या। बीपीएससी पीटी के लिए क्वालिफाई, बीपीएससी के सिलेबस और बीपीएससी के लिए जो स्ट्रेटजी हो सकती है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिए, वहाँ पे वीडियो अपलोड है। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे, समस्तीपुर में कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई करने में, इम्पोर्टेंट काउंसलिंग मस्ट भी इम्पोर्टेंट, काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बिना नहीं हो सकता है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस
फॉर्म मैंने पहले ही बोला है कि जो पंचायत में नहीं पहुंच पा रहे हैं वो फॉर्म को ब्लॉक में काउंटर ओपन है वहां जमा करनी है और कर दी गई है। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कहीं किसी ब्लॉक में दिक्कत हो रही है, जैसे आज छपरा में दिक्कत हो रही थी, तो मुझे सूचना मिली, मैंने तुरंत डीओ को बताया कि नहीं सभी जगह जो है आपको करना है। तो आप मुझे बता दीजिएगा कहीं आपको कोई कठिनाई हो रही हो तो। हैंड टू हैंड में डाक टिकट लगेगा? नहीं लगेगा, हैंड टू हैंड में डाक टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपको ज्वाइनिंग के लिए एक लेटर अलग से, जो अपॉइंटमेंट लेटर होगी उसके लिए 25 रुपये की, या फिर आप जो चूँकि रजिस्ट्री का जो अमाउंट होता है वो अमाउंट आपको डाल के एक देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हैंड टू हैंड हम देंगे ही नियोजन पत्र, एक डाक से भी भेजेंगे। बट अभी अगर आप जमा कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं है डाक टिकट की। अगर कहीं पे लिया जा रहा है तो मुझे बताइएगा। समस्तीपुर ब्लॉक में लिया जा रहा है तो कौन से ब्लॉक में लिया जा रहा है? पूरे ज़िले में? तो कल मैं मॉर्निंग में ही डीओ को बता दूंगा कि इस तरह से कुछ नहीं किया जाएगा। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई स्टार्ट कराई क्या? गोपालगंज में पोस्ट नहीं लिया जा रहा है? आप मेरे इस फेसबुक के ही पेज पर आप क्वेश्चंस जो है आप डाल दीजिएगा। इस मेरे वीडियो के बाद जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, मुजफ्फरपुर में क्यों फ़ोन करना है, बादल गुप्ता क्या दिक्कत है वहाँ पे? अगर कुछ है वो तो आप मुझे बता दीजिए। गोपालगंज ब्लॉक में पंचायत का फॉर्म नहीं लिया जा रहा। चल मैं गोपालगंज को कल बोल दूंगा, आप ब्लॉक में ले लीजिएगा। मुजफ्फरपुर को बोलना है, समस्तीपुर को बोलना है, ठीक है? ये 3 डिस्ट्रिक्ट मेरे अभी संज्ञान में आ गया है, तो वो हम देख लेंगे। स्टेट सिलेबस स्टेट सिलेबस और उसकी तैयारी को हम नेक्स्ट वीक में ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से आप स्टेट एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, क्योंकि स्टेट भी काफ़ी टफ होने वाला है। आप लोग पहले से तैयारी कर लीजिए, मैं पहले से एडवांस में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप अपनी तैयारी इस तरह से रखिए कि स्टेट में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सरकारी स्कूल में बहुत समस्या है, उस पर भी ध्यान दीजिए। सरकारी स्कूल में समस्या को निदान करने के लिए जो विद्यालय विकास समिति है, डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, सभी लोगों को मिलजुल के काम करना होगा। और जहाँ तक वो आप बताएंगे कहाँ पे क्या दिक्कत है वो आप बताइए। सिवान में नहीं लिया जा रहा है, चलिए सिवान भी एक आ गया। 4 डिस्ट्रिक्ट। वैशाली में किसी पंचायत में नहीं लिया जा रहा है, नहीं प्रखंड में, वैशाली में भी दिक्कत है, ठीक है, वैशाली का भी हम देख लेंगे। नवादा डिस्ट्रिक्ट में फिजिकल का क्यों वहाँ पे रिक्ति नहीं आई है नवादा में? फिर से आप टाइप करिए अपने मैसेज को, तब मैं समझ पाऊँगा क्या आप पूछ रहे हैं। बीपीएससी कैलेंडर कब तक रिलीज होगा सर? जगनली देखिए, बीपीएससी जो है वो नेक्स्ट मंथ में आपको कैलेंडर दे पाएगी। स्टेट रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, स्टेट रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा, फिर से एग्ज़ाम होगी। जिस नियोजन इकाई में अनुमति के बिना फॉर्म भरा है, आप क्वेश्चन फिर से करिए, आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है। सुपौल, सासाराम, मधेपुरा, सिवान में भी मैंने वो देख लिया। सिवान का कॉम्बिनेशन पटना फिजिकल का सीट कितना है? अच्छा ये पूछ रहे हैं, तो अगर ये पता होता तो ऑलरेडी हम कर दिए होते। अभी ये मैं सीट ही जो है वो उसको कंपाइल कर रहा हूँ। गया डिस्ट्रिक्ट में मोहम्मद फैजान ने कहा है, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। ट्रांसफ़र टेट टीचर के ट्रांसफ़र के बारे में अब मैं अलग से बताऊंगा। वैशाली में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी देख लेंगे। किशनगंज में नहीं लिया, किशनगंज में प्रॉब्लम है। रिमूवल प्रायोरिटी, प्राथमिकता को हटाना है। बीपीएससी मिसलेनियस क्वेश्चन सोल्व नहीं
क्वेश्चन जो है सोल्व नहीं हो रहा है तो आप बताइए कि कौन से पोर्शंस का आपको तैयारी चाहिए और क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है बीपीएससी के लिए। बक्सर में भी दिक्कत है, मधेपुरा डीओ का मधेपुरा में भी कई जगह पे है। ठीक है, उसको देखेंगे। आकाश ने रिमूव प्रायोरिटी के बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी तुरंत आएगी। नवीन नवादा में ज्योति, ठीक है, वो भी हमने नोट कर लिया है। शुरू से ही कैंप, अच्छा ठीक है। आकाश ने रिमूव प्रायोरिटी। 8 टीचर पढ़ा 78 बेनिफिट। बलराम भारद्वाज आप बता रहे हैं पंचायत स्तर पे धांधली होती है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि किस तरह से धांधली होगी। जब आपकी मेरिट है, किसी तरह की कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। सीतामढ़ी में क्या दिक्कत हो गई? ये आगे का जो केस वाला है उसके बारे में बोलिए, कौन सा केस है? आई डोंट नो, केस के बारे में क्लियर कर बताइए। अररिया डिस्ट्रिक्ट में भी ललित भगत, ठीक है, अररिया का भी देख लेते हैं। रौनक नमस्कार। इंग्लिश सिलेबस प्लीज, सेट इंग्लिश प्लीज। इंग्लिश का भी हम देख लेते हैं। इंग्लिश में भी आप बताएंगे इंग्लिश मीडियम या फिर इंग्लिश जो क्वालिफाइंग पेपर है वो समझना है। बिहार प्राइमरी टीचर में वीमेन का 35% रिजर्वेशन, 35% रिजर्वेशन है आपकी। डीएलएड प्रायोरिटी को रिमूव करने की बात आप लोगों का कंटिन्यू आ रहा है, उसको देखते हैं। प्लीज़ टेल मी सम गाइडेंस बुक ऑफ हिस्ट्री। मैंने कहा हिस्ट्री के आपको केसी श्रीवास्तव की बुक अगर ऑप्शनल के रूप में पढ़ना हो तो, और डीएन झा की बुक्स आप लेना है। फिर सतीश चंद्रा की 2 वॉल्यूम है वो राइवल की, वो देखनी है। और फिर मॉडर्न के लिए बीएल ग्रोवर की बुक, विपिन चंद्रा की बुक्स, और जैन एंड माथुर वर्ल्ड के लिए। बस ये ऑप्शनल के लिए है। बट अगर जीएस की बात अगर करते हैं हिस्ट्री के लिए तो 6 से 12 क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक और नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर बस, और विपिन चंद्रा की फ्रीडम मूवमेंट है। इतनी सी बुक आपको पढ़नी है। गुड न्यूज़ में कुछ काम स्टार्ट कीजिए। क्या गुड न्यूज़ में कुछ काम? काम हो रहा है, आपको कई सारी चीज़ें जो है हो रही है। नियोजित टीचर हेडमास्टर अब बनेंगे, वो हो रही है। प्राइमरी से मिडिल में जो ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर होने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन भी जल्दी आप लोगों के सामने में करूँगा। तो प्राइमरी से मिडिल में जाने का एक अवसर भी जो मिलने वाले हैं, जो नियोजित टीचर हैं, नियोजित टीचर हेडमास्टर बनेंगे, वो भी जो है हम जल्दी ही उसको जारी करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके स्केल भी बदलेंगे। अभी 2400-2800 स्केल है, तो 2400-2800 में भी आई एम नॉट श्योर, बट मैं अब बताऊंगा कि वो आप लोग का होगा। तो कई ऐसे चीज़ें जो है आप लोग के हितों में की जा रही है। डीएल प्राथमिकता हटाइए, शिक्षक का सीट की घोषणा की। मैं घोषणा नहीं कर सकता हूँ कि कौन सी सीट की कितनी है प्राइमरी टीचर की। लेकिन प्राइमरी टीचर में जितने लोग भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर गए हैं टेट में, उन सबको हम मौका देंगे। बस इतना आप समझ लीजिए, कोई भी उससे वंचित नहीं रहेगा। सभी के सभी सेलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सीट जो है बहुत ज़्यादा है। आपके जो सक्सेस हुए हैं उनकी संख्या कम है, तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सबके सब सेलेक्ट हो रहे हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। सम सेज फॉर द सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी बुक्स। तो सोशलॉजी के लिए नेक्स्ट सेशन में बता पाऊँगा, क्योंकि सोशलॉजी की तैयारी मैं नहीं किया है, मेरा ऑप्शनल पेपर नहीं रहा था। सो आप वेट करिए नेक्स्ट सेशन के लिए। सोशलॉजी या साइकोलॉजी जो ऑप्शनल पेपर है उसकी तैयारी करके आके ही मैं आपको बता पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि फिर कल 8:30 बजे यूट्यूब चैनल पे मैं जुड़ने जा रहा हूँ। तो कल तक के लिए सबसे बाय बाय। कल मॉर्निंग
8:30 में मिलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, IAS। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे।